किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि की जारी की 14वीं किस्त। कहा कि हमारी सरकार समझती है किसानों का दर्द, किसानों के हित में काम जारी। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी की बैठक का दौर शुरू। यूपी के सभी सांसदों से पीएम मोदी करेंगे संवाद। 31 जुलाई को पश्चिम यूपी ब्रज कानपुर मंडल की बैठक और 2 अगस्त को काशी गोरखपुर अवध मंडल की होगी बैठक। दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। योगी आदित्यनाथ ने जलमार्ग परिवहन विस्तार की समीक्षा बैठक की। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के निर्देश दिए। कहा कि नदियों का राज्य जलमार्ग परिवहन की अपार संभावनाएं। एएमयू के छात्रों की गुंडई का वीडियो वायरल। हिंदू युवक के साथ विशेष समुदाय के छात्रों ने की मारपीट। तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। सभी सांसद के साथ जोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 31 जुलाई को पश्चिम यूपी ब्रज बुंदेलखंड कानपुर मंडल की बैठक होगी। 2 अगस्त को काशी गोरखपुर अवध मंडल की बैठक होगी। पीएम मोदी सभी सांसदों से लेंगे संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संजीव बालियान करेंगे समन्वय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी। 2 अगस्त को काशी गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों से करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समन्वय। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडे भी करेंगे समन्वय। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी निकिता शरीन जुड़ रही लखनऊ से। निकिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 31 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। ये नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी आखिरकार किसने कितना काम किया है। बिल्कुल सौरभ, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अब वक्त आ गया है कि जो नव टटोलने वाला काम है उसको कर लिया जाए। और यही एक वजह है कि 31 जुलाई और 2 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों से संवाद करेंगे, उनके संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही 31 जुलाई को जो पश्चिम ब्रज कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र है उनके सांसदों से संवाद भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही मंत्री संजीव बालियान भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके बाद भी आपको बताना चाहती हूँ कि 2 अगस्त को काशी गोरखपुर और अवध क्षेत्र के जो सांसद हैं उनसे संवाद होगा। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अपना दल के उत्तर प्रदेश के 66 सांसदों को भी इनफैक्ट बुलाया गया है। सबको जमीनी रिपोर्ट तैयार करके ले जानी है वहां पर। और लोकसभा चुनाव के पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सबको टास्क भी देंगे जिनको क्या क्या करना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश भर के जितने भी एनडीए के सांसद हैं उनको भी बुलाया है। और वह 31 जुलाई से 10 अगस्त में सबसे संवाद करेंगे। और देश भर में 430 एमपी को भी बुलाया गया है। और 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश में सभी 25 एमपी और 2 अगस्त को 41 एमपीओ को बुलाया गया है। साथ ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों संवाद भी होंगे। और उत्तर प्रदेश में 26 राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। तो नव टटोलने की बिल्कुल बात की जा रही है। यहाँ पर बड़े चेहरे मौजूद होंगे और मोर्चा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौरभ अब संभाल लिया है यहाँ पर। बिल्कुल निकिता, अगर बात करें वाराणसी मंडल में अगर बात किया जाए तो वाराणसी मंडल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र ये भी अहम हो जाता है। और पूर्वांचल में कहीं न कहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही कि अपनी मजबूत पकड़ को और बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के सामने पूर्वांचल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल, पूर्वांचल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, नो डाउट। ईस्टर्न यूपी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर घबराती आई है।
और एक बड़ा चेहरा ओम प्रकाश राजभर के रूप में उन्होंने पूर्वांचल से उतारा है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार पूर्वांचल भी पसंद कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एक बड़े चेंजेस हुए हैं। दारा सिंह चौहान और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको तोड़कर, जिनको कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाई है, क्योंकि जो हारी हुई सीट है उनको भारतीय जनता पार्टी गंवाना नहीं चाहती है और जिसको लेकर के बड़े चेहरे संवाद कर रहे हैं। जमीनी हकीकत को जानने के लिए सांसदों से रिपोर्ट मांगी जा रही है और खुद उनको स्पेशल टास्क भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निकिता, एक खबर यह भी है कि इस बार जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। बीजेपी एक सर्वे कर रही है। सर्वे शायद बीजेपी के आला कमान के पास वो पहुंच चुका है कि कौन है जो जिताऊ कैंडिडेट है, क्योंकि बीजेपी इस बार किसी तरीके की इफ एंड बट नहीं चाहती है। देखिए, बीजेपी कभी से ही इफ एंड बट नहीं चाहती है और यही एक वजह है कि एक चुनाव खत्म होते ही बीजेपी दूसरे चुनाव में जुट जाती है। अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से फेमस रही है, किस तरीके की रणनीतियां बनाए, किस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करे। और यही एक वजह है कि इस बार जो जनसंपर्क अभियान चलाया गया था उसमें साफ हिदायत दी थी कि इसमें सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड पेश होगा उसी के चलते उनको जो टिकट है वो भी सौंपी जाएगी। यही एक वजह है कि जो निराशाजनक सांसद थे उनका टिकट काटने की बात चल रही थी। फिर उम्र का भी इसमें एक लेवल दे रखा था कि जो ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, 75 से प्लस है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही जितने ऐसे सांसद हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ है, प्लस पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी नाराज होती आई है, उनके टिकट काटने की बात हो रही थी। यही एक वजह है कि दारा सिंह चौहान को भी भारतीय जनता पार्टी ने घर वापसी की कराई है ताकि वो भी मजबूती से इस लोकसभा चुनाव में पेश आ सके। तो बड़े बड़े अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जैसी अच्छी पार्टी में सांसदों और लोगों को बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है लोकसभा चुनाव को लेकर के बेहद क्लियर है। बिल्कुल निकिता, आप बनी रही है हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के 1,86,00,000 किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया पीएम सम्मान निधि की 14वीं किस्त। 4,167 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में किए गए ट्रांसफर। यूपी के 18,773 उर्वरक केंद्रों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में किसान गया परिवर्तन। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर से 9 करोड़ किसानों के खाते में 14वीं किस्त ट्रांसफर की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। किसानों के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया पीएम सम्मान निधि की 14वीं किस्त। ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन इसी खबर पर जुड़ी है। निकिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से ये खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अहम बैठक। जलमार्गों के विकास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रदेश में जलमार्ग परिवहन का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है गठित होगा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। नदियों का राज्य जलमार्ग परिवहन की अपार संभावनाएं हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी निकिता सरीन लखनऊ से जुड़ रही हैं। निकिता, जलमार्ग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। उनका कहना कि ठीक है, अपार संभावनाएं हैं जलमार्ग के माध्यम, सुगम, शानदार। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से सूबे की राजधानी की अगर मैं बात करूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो वो लगातार प्रोग्रेसिव काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। यही एक वजह है कि जो जलमार्ग की फैसिलिटीज है वो हर जगह इंप्रूव हो रही है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो मथुरा हो, सोलर बोट्स की बात हो। तो आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक हाई लेवल बैठक की है जिससे प्रदेश में जितने भी जलमार्ग हैं उनके डेवलपमेंट कार्य पर काम किया जाए, इसके दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो उनके भी फुटस्टेप्स पर उत्तर प्रदेश का जो जलमार्ग है वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ है, क्योंकि उनका बनारस संसदीय क्षेत्र है और वहां पर उन्होंने जो उसका रुख है किस तरीके से बदल दिया है ये किसी से नहीं छुपा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनका प्रवेश है और ये सभी जिस तरीके से डेवलप हो रहा है इसको और कैसे डेवलप किया जाए इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें करते हैं और एक यही वजह है कि अब
अयोध्या जैसे जगह पर, मथुरा जैसे जगह पर भी ये विशेष सेवाएं, लोग इनका लुत्फ उठा पाएंगे और कहीं ना कहीं इससे जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म है, वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ता नजर आएगा। और लोगों को भी एक बिल्कुल। ज्यादा जरूरत है कि जिस तरीके से जो विकसित कार्य कर रही है ये सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ, इससे बेहद खुश है और इसी के चलते आज उन्होंने बैठक भी की है। चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती हुए, जहां पर उनकी डायलिसिस की जा रही है और इस दौरान वहां पर व्यापक व्यवस्था भी देखने को मिला है। साथ ही संयुक्त जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनोद चंद्र पांडे ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी अपनी डायलिसिस कराने के लिए आज संजय नगर के संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में डायलिसिस की तमाम इंतजाम भी पूर्ण कर लिए गए हैं। जी, आदरणीय प्रहलाद मोदी जी आज हमारे यहाँ आए हैं। उनकी डायलिसिस होनी थी, उनकी डायलिसिस की जा रही है। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं डायलिसिस की, अच्छी सुविधा। चलिए देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल से आए संसदीय दल का हुआ स्वागत। सीएम धामी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ की चर्चा। कई समसामयिक मुद्दों पर सीएम ने चर्चा की है। नेपाल और भारत के संबंध पीढ़ियों से हैं। सीएम ने कहा है कि हमारी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां मेल खाती हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, संसदीय दल का स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल के संसदीय दल का स्वागत किया है। तो नेपाल से आए संसदीय दल का हुआ स्वागत। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा किए हैं और कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। और भारत एक दूसरे के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध हमारे नेपाल के साथ हैं और खासकर से हमारा जो उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है, इस सीमांत क्षेत्र का बहुत लंबा जो क्षेत्र है, पूरा रोटी बेटी के संबंध उनके साथ नेपाल के साथ हैं। बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमसे बहुत मेल खाती हैं। इसलिए परस्पर हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो। उस नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध हमारे नेपाल के साथ हैं और खासकर से हमारा जो उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है, इस सीमांत क्षेत्र का बहुत लंबा जो क्षेत्र है, पूरा रोटी बेटी के संबंध उनके साथ नेपाल के साथ हैं। बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमसे बहुत मेल खाती हैं। इसलिए परस्पर हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो। उस नेपाल और भारत। तो देहरादून में जमीन की धोखाधड़ी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में कई खामियां पाई थी और इसके बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करते हुए इसकी जांच के एक बताया जा रहा है कि एसआईटी का भी गठन कर दिया गया था और एसआईटी की जांच शुरू हुई है और इस प्रकरण में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। देहरादून से यह खबर, सरकार का बड़ा एक्शन, उप निबंधक को किया गया है निलंबित। सरकार ने एक्शन लिया है। जमीन से संबंधित काफी समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर फौरन कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जमीन धोखाधड़ी मामले में एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है, उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई
उधर सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी की तरह यूपी के अजय सैनी और उसकी बांग्लादेशी प्रेमिका जूलिया अख्तर की कहानी भी चर्चा में आ गई है। जूलिया अख्तर ने मुरादाबाद पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज से पहले अजय से शादी की है। इसके बाद वो अपने पति को लेकर बांग्लादेश चली गई थी। इस दौरान अजय की मां ने एसएसपी से मिलकर अपने बेटे को देश वापस लाने की गुहार लगाई थी। अब अजय की वापस लौटने पर सिविल लाइन पुलिस ने रविवार को कई घंटों तक उससे पूछताछ की थी और जिसमें उसने बताया था कि वो परिवार से मनमुटाव के चलते पत्नी जूलिया अख्तर के साथ बांग्लादेश चला गया था। के जरिए मेरे फेसबुक से उसकी मुलाकात हुई। सन 2017 में मुलाकात हुई। होने के बाद कुछ साल बाद चलती रही तो सन 2022 में आई कि मुझसे बोली शादी करनी है मेरे को। तो सन 2022 में आ गई वो। 14 जून को हमने शादी करी। शादी करने के बाद 15 दिन रुकी वो घर पे जी। 15 दिन रुकने के बाद बोली मेरे किराएदारों में झगड़ा हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। तो चली गई। जाने के बाद 2 महीने बाद फिर वापस आई सितंबर में। आने के बाद 1.5 महीने रुकी। मम्मी से कुछ बात झगड़ा हो गया इन साथ वो दोनों में, पता नहीं, वो फिर वापस चली गई। जाने के बाद 11 महीने बाद मैं आया इधर वापस कर्नाटक से। तो मेरे से भी मम्मी का थोड़ा झगड़ा हो गया तो मैं भी अपना घर छोड़ के वेस्ट बंगाल में रहने लगा। अच्छा। वेस्ट बंगाल में रहते हुए जब वो दोबारा दूसरी बार जो जूली आई थी मेरी वाइफ, आने के बाद मैंने उससे एक सिम कार्ड ले लिया था बांग्लादेश का। और मुझे मालूम था कि बॉर्डर एरिया में थोड़ा 2-4 किलोमीटर के रेंज में उस पर नेटवर्क आते हैं। तो वही सिम कार्ड यूज़ कर रहा था मैं। बंगाल में रहने लगा। वहाँ से आने के बाद रहता हुआ तो वहाँ पर बंगाल में बहुत सारी बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। तो मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद मेरे सर में चोट आ गई। चोट आने के बाद वही फ़ोटो मैंने उसी नंबर से सेंड कर दिया मम्मी को। तो मम्मी को लगा कि मैं सच में अपने ससुराल बांग्लादेश में हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं वेस्ट बंगाल में था। बांग्लादेश नंबर की सिम यूज़ कर रहा था मैं। मुजफ्फरनगर से है बड़ी खबर। आपको बता दें कि बॉयलर फटने से फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बजरंग एलन केमिकल फैक्ट्री में का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। बजरंग एलन केमिकल फैक्ट्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बॉयलर फटने से फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हरदोई से बड़ी खबर आपको बता दें कि जमीन विवाद में 75 वर्षीय बुजुर्ग को दबंगों ने पीटा है। फावड़े और ईंट से बुजुर्ग पर किया हमला। बुजुर्ग रमेश चंद को सचिन, रिंकू और गगन ने पीटा है। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। शाहबाद कोतवाली के मोहल्ला मौलागंज की घटना बताई जा रही है। हरदोई से बड़ी खबर आपको बता दें कि दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर एक बुजुर्ग की पिटाई की गई है। देखिए किस तरीके से बुजुर्ग को पीटा जा रहा है। तो उधर सहारनपुर से खबर, जहां पर वन गुर्जरों ग्रामीणों के बीच में मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर की गई मारपीट। घायल वन गुर्जरों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव खुशहालीपुर की ये घटना बताई जा रही है। वन गुर्जरों के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर दरिंदों ने घर के बाहर बैठी महिला को अगवा करके जंगल में किया दुष्कर्म। जहां पर महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डीएसपी फोर्स के साथ घटनास्थल पर निरीक्षण कर आरोपी की तलाश में जुटे। अंतर्गत होलीपुर रामसगरा गांव में 25 जुलाई की रात में पीड़िता द्वारा सूचना दी गई कि उसके पूर्व परिचित 2 पड़ोसियों द्वारा उसे घर से 100 मीटर दूर ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना किशनपुर में
अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बना दी गई है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां पर मदरसा शिक्षा परिषद का परिणाम जारी कर दिया गया है। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम जारी कर दिया गया है। कामिल फाजिल की परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने जारी किया है परीक्षा परिणाम। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने जारी किया है परिणाम। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि मदरसा शिक्षा परिषद का परिणाम जारी कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के मदरसों का बताया जा रहा है कि परिणाम जारी किया गया है। तो मंत्री धर्मपाल सिंह ने जारी किया है परीक्षा परिणाम। बड़ी खबर लखनऊ से देख रहे हैं आप, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से जारी हुआ परिणाम। तो मदरसा शिक्षा परिषद का परिणाम जारी किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर है ये। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम जारी किया गया है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के अलीगढ़ जंक्शन के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन में चढ़ते समय एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। महिला को चपेट में आता देख मौके पर मौजूद आरपीएफ कर्मी मौके पर दौड़ा और अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचा ली। वहीं ट्रेन की चपेट में आती महिला को आरपीएफ कर्मी द्वारा बचाने का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये तस्वीर देखिए। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से दौड़कर इस महिला की जान बचाई गई है। आरपीएफ कर्मी ने महिला की जान बचा ली है और इसके बाद ये तस्वीर आप देखिए। अलीगढ़ की ये तस्वीर बताई जा रही है। ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसलने की वजह से बड़ा हादसा हो गया और हादसा टल गया है। आरपीएफ पुलिसकर्मी की सूझबूझ के चलते महिला को फौरन बचा लिया गया है। भाग देखिए तस्वीर में किस तरीके से आरपीएफ कर्मी दौड़कर महिला को बचाया। देखिए किस तरीके से एक शख्स महिला को ट्रेन पर चढ़ा रहा था, उसी दरमियानी हादसा हुआ। उधर शाहजहांपुर में हत्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां एक महिला की हत्या के 12 घंटे के अंदर दूसरी हत्या हो गई है और देर रात जमीनी विवाद के चलते एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। पीड़िता की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 54 साल के रियासत देर रात अपने खेत से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनके रिश्तेदार चांद मियां, जुनैद और उमान सहित आधा दर्जन लोगों ने रोजा थाना क्षेत्र में रेती इलाके में घेर लिया और जिसके बाद लाठी डंडों और लोहे की रॉड से उन्हें बेरहमी से पीट दिया, जिससे उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गई हैं और बाद में मौत हो गई। खबर मेरठ से है, जहां पर चाकू से गोदकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मेरठ के थाना कंकर खेड़ा की घटना बताई जा रही है। तो युवक की हत्या का एक मामला मेरठ से आया है। चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। तो चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है और इस बारे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरठ के कंकर खेड़ा की घटना बताई जा रही है। चाकू से हमला करके युवक को मौत के घाट उतारा गया है। मेरठ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। खबर आगरा से, जहां पर दो महिलाओं के बीच सड़क पर हाथापाई की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि फुल सैयद चौराहे पर जमकर महिलाओं ने किया ड्रामा। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना ताजगंज के फुल सैयद चौराहे का ये घटना बताया जा रहा है। तो ताजगंज में ये घटना का एक वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरीके से मारपीट की गई है। फुल सैयद चौराहे पर महिलाओं के बीच में मारपीट, हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरदोई से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश फरार बताया जा रहा है कि तलाश में जुटी पुलिस। लूट के
कई मामलों में फरार चल रहा था बदमाश। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शराब ठेके का ताला तोड़कर 90,000 ले उड़े चोर। घटना ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए। उधर ग्रेटर नोएडा के इको 3 में चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां पर चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक दिन में ही कई चोरियों की वारदात हुई हैं। बताया जाए 2 वारदातें हुई जो कि सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पहली वारदात में एक युवक दिन दहाड़े एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में घुसकर दुकान के गले से पैसा चुराकर भाग गया और इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी घटना कुलेसरा गांव के मुख्य मार्ग पर खड़ी एक कार को कार से आए 2 चोरों ने ताला तोड़कर चोरी कर ले गए हैं और पुलिस ने कार मालिक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। बधाई से बड़ी खबर आपको बता दें कि युवक के बंदर को डंडे से खदेड़ा। बताया जा रहा है कि डंडे से खदेड़ कर ले जाते वीडियो वायरल हो रहा है। बंदर की कीचड़ के गड्ढे में फंसा हुआ है और बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार। हर सपना पूरा होते ही नए सपनों को जन्म देता है। भारत की आजादी के सपने ने भी पूरा होते ही करोड़ों आंखों में नए सपने को जन्म दिया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी का अमृत महोत्सव बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए गर्व का उत्सव है। हम आने वाले समय में भी इसी लगन से राष्ट्र और लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वन महोत्सव जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। योगी आदित्यनाथ जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को समझते हैं। वर्ष 2017 के बाद मिशन मोड में 137 करोड़ से अधिक पौधारोपण होने से उत्तर प्रदेश में वनावरण 80,000 हेक्टेयर बढ़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तरोत्तर वृक्षारोपण में प्रदेश के अंदर वृद्धि हुई है और उसी का परिणाम है वृक्षों का आच्छादन इस दौरान प्रदेश के अंदर हुआ है। इसी श्रृंखला में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ की थीम पर वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 30 करोड़ से अधिक छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधों का रोपण किया गया है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हर सूचना खबर नहीं, हर खबर में असर नहीं, जो खबर है असरदार, जिसका आपसे है सरोकार। देखिए मेरे साथ खबर दोपहर, रोज दोपहर 1 बजे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बयान, हंगामा, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम हेल्थ ओपीडी।
साथियों, इस प्रोग्राम में हम रोजाना हेल्थ ओपीडी लगाते हैं। इसमें हम किसी एक बीमारी को लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाते हैं जो उस बीमारी पर पूरी जानकारी, पूरे समाधान हमें समझाते हैं। यह हेल्थ ओपीडी हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपको घर बैठे संबंधित बीमारी के बारे में आपको अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओपीडी में आज हमने जिस रोग को चुना है वो है अस्थमा।